गुड डे स्टूडेंट्स। मैं विवेक श्रीवास्तव एज एजुकेशन से फंडामेंटल की आगे की क्लास आज हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी कर ली थी। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप अपने लॉगिन आईडी पर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, तो आपको काफ़ी जानकारी होगी कि आपने जो भी पढ़ा है वो किस लेवल तक आपको चीज़ें आई हैं। तो आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी बुक ओपन करते हैं। तो बुक में हम लोगों का जो पेज नंबर है बेसिकली वो आप देख लीजिए। ये पेज नंबर है हम लोगों का 12 पेज नंबर पर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा है सीपीयू। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक का जो नाम है वो है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि प्रोसेसर। तो कुछ भी जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे कंट्रोल होता है वो कंट्रोलिंग सारी सीपीयू को सीपीयू करता है बेसिकली। अभी होता क्या है कि हम लोग जो एक बड़ा सा डिब्बा, एक बॉक्स टाइप की चीज़ जो मॉनिटर के साथ देखते हैं वो हम सीपीयू कहते हैं। बेसिकली सीपीयू उसके अंदर होता है, वो सीपीयू कैबिनेट है, लेकिन हम सभी लोग उसको सीपीयू 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 कहते हैं। बेसिकली वो सीपीयू नहीं है, सीपीयू कैबिनेट होता है। सीपीयू आप ये बगल में देख रहे हैं, ये प्रोसेसर जो है बेसिकली ये एक सीपीयू है। तो सीपीयू जो है वो ब्रेन है कंप्यूटर का, दिमाग है, नर्वस सिस्टम है, हार्ट है, लेकिन हम सब इसको प्रोसेसर कहते हैं। और यही सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। जितनी भी कैलकुलेशंस देते हैं या जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं इस कंप्यूटर के अंदर, उन पर प्रोसेस करने का काम ये सीपीयू का है, इसीलिए इसको प्रोसेसर कहा जाता है। अभी अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रोसेसर होता है ये बेसिकली सिलिकॉन एक सब्सटेंस होता है, उससे बना होता है। और ये काफ़ी तेज़ काम करता है। और कंप्यूटर में दो ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो मदरबोर्ड और दूसरा जो मदरबोर्ड पर हमारा ये प्रोसेसर जो कि लगता है। तो प्रोसेसर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत सारे आते हैं प्रोसेसर्स, P3 P4, उसके बाद फिर डुअल कोर, फिर कोर टू डुओ, फिर i3 i5 i7, ये सारे प्रोसेसर्स हैं। बाकी दूसरे कुछ ब्रांड्स हैं, ये तो इंटेल के प्रोसेसर्स थे। बाकी कुछ दूसरे ब्रांड हैं, वो भी बनाते हैं, जैसे कि AMD अथलॉन प्रोसेसर्स आते हैं, साइरिक्स प्रोसेसर आते हैं, सेलेरॉन प्रोसेसर्स आते हैं। तो ये सारे प्रोसेसर्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो और आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का ये काम करता है। तो बेसिकली एक सीपीयू जो कंट्रोल होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं वो ये मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू, और एक होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कि सारे तरीके की कंट्रोलिंग्स करता है। एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और ये स्मृति मीन्स मेमोरी। मेमोरी दो तरीके की भी होती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। तो अभी हम लोग इस टॉपिक पर आगे डिस्कस करेंगे। और हम लोग अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो the arithmetic and logic unit of a computer system is place where the actual execution of the instructions take place during the processing operation. अभी क्या होता है कि ALU आप देख नहीं सकते बेसिकली, लेकिन ये वहाँ पर होता है जहाँ पर सारे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। तो होता क्या है, मान लेते हैं कि हम एक कीबोर्ड से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी कमांड या कोई भी इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारी प्राइमरी, सबसे पहले तो वो कंट्रोल यूनिट के अंदर आता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही पूरी कंट्रोलिंग करता है सारी तरीके के पार्ट्स पर, इनपुट पार्ट्स पर, आउटपुट पार्ट्स पर, अपने अंदर ये एलयू और मेमोरी पार्ट्स पर। सब तरीके की जो कंट्रोलिंग होती है वो कंट्रोल यूनिट के हाथ में होती है। तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट अपने पास स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद फिर वो उसको टेम्परेरी बेसिस पर मेमोरी में स्टोर कराता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्टोर ही नहीं होगी तो वो दिखाई कैसे पड़ेगी। उसके बाद फिर मेमोरी जब इसको टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर कर लेती है तो ये उसको वापस कंट्रोल यूनिट को भेजता है कि ये मेरा वर्क था, मैंने कर दिया, अब आप देखो कि क्या करना है। तो कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि इसमें ऑपरेशन किस चीज़ का है। कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग, इस तरीके के कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन यानी डिसीजन मेकिंग, यस नो ट्रू फॉल्स, इस तरीके के ऑपरेशंस हैं।
अगर ये इसमें इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो उनको ALU के पास भेजता है और ALU उस पर प्रोसेस करके उसका रिजल्ट जनरेट करता है। अभी ये जो रिजल्ट होता है ये वापस कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट इसको वापस स्टोर कराता है यानी कि मेमोरी यूनिट में, और मेमोरी यूनिट स्टोर करने के बाद वापस ये कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है और कंट्रोल यूनिट इसको अब आउटपुट में दिखाता है। तो बेसिकली इस तरीके से ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर इसका काम करता है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का जो काम है बेसिकली वो हर तरीके के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने का है, या किसी भी तरीके के डिसीजन मेकिंग का जो है काम हमारे अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का है। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये विल से कि कंट्रोल यूनिट हमारा यहाँ पे नया टॉपिक आ रहा है। कंट्रोल यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया कि जितनी भी अंदर की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इंटरनल डिवाइसेस की हों, चाहे वो एक्सटर्नल डिवाइसेस की हों यानी आंतरिक मशीनों की हों, या बाहरी मशीनों की हों जिसमें आउटपुट आ जाता है या इनपुट आ जाता है, और CPU की खुद के अंदर की जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सारी चीज़ों को डायरेक्टली कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर आते हैं या कोई भी डेटा जो कि बाहर जाता है वो सब भी मैनेज किया जाता है कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू। तो कंट्रोल यूनिट बहुत बड़ा काम करता है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि जैसे एक सुपरवाइज़र होता है जो लोगों से काम कराता है और आउटपुट निकालता है, उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट एक सुपरवाइज़र की तरीके से काम करता है और इनपुट आउटपुट की सारी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने का काम इसका है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या करता है कि जितने भी इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनसे डेटा को कंट्रोल करना, ये सारा काम है इसका। फिर उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कराना, ये उसका काम है। फिर इनको कंट्रोल करके बाहर आउटपुट में भेजना, ये इसका काम है। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है क्योंकि ठीक है सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है, मेमोरी स्टोर कर सकता है, लेकिन ये कौन बताएगा कि किसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरफ ले जाना है और किसको स्टोर करने की तरफ ले जाना है। तो ये बिल्कुल कंट्रोलिंग का काम करने वाला एक ऐसा हमारा पार्ट है जो कि ये सारी चीज़ें सही जगह पर इनको ले जाना और उनको काम करा करके प्रोसेस करा के स्टोर कराना, ये पूरा काम कंट्रोल यूनिट करता है। अभी हम लोग आते हैं स्टोरेज यूनिट, क्योंकि स्टोरेज इज़ अ बिग पार्ट, बड़ा पार्ट है। आप खुद जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि स्टोरेज की वजह से ही कंप्यूटर को बिल्कुल अलग रखा गया है, दूसरे डिवाइसेस से अलग रखा गया है। तो स्टोरेज यूनिट बहुत बड़ी है, टॉपिक भी हमारा ये बड़ा है। और स्टोरेज यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि कंप्यूटर में जो प्रोसेस डेटा होता है, जो रिज़ल्ट होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि इनपुट से रिसीव किए जाते हैं, आउटपुट पे भेजे जाते हैं, वो सब हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। तो स्टोर किस तरीके से होते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, जब शुरू किया जाता है, तो आप देखते हैं कि कुछ समय तक हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। उस टाइम को हम बूटिंग टाइम बोलते हैं या बूटिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो उस समय भी वो सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले से स्टोर होती हैं, तो वो स्टोर यूनिट का ही पार्ट है। तो वो क्या चीज़ें हैं हम लोग इस टॉपिक में अब पढ़ेंगे। तो स्टोरेज यूनिट आपको जैसे कि इसके नाम से दिखाई पड़ रहा है कि ये कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टोर करने की बात करने जा रहे हैं, और ये सारे इनपुट आउटपुट डेटास को स्टोर करता है और प्रोसेस्ड डेटा को भी स्टोर करता है। कंप्यूटर की अगर हम स्टोरेज यूनिट की बात करें तो स्टोरेज यूनिट दो पार्ट में डिवाइड करी गई है। एक ऐसी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और एक ऐसी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी ही मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी और जो मेन मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर में इनपुट होती है और इसकी बगैर हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले तक नहीं आ सकता, यानी कि हमारा कंप्यूटर एक प्राइमरी स्टेज पर भी स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती है, ये स्टोरेज के पार्ट पे होती है। आप कितना भी बड़ा इसको लगवाते हैं और ये आपकी फाइलें, आपके रिपोर्ट्स को अपने पास स्टोर रखता है, आपके डेटाबेस को बना करके रखता है। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे सबसे पहले दो पार्ट हैं, एक है रैम और दूसरा है रोम। हम लोग सबसे पहले रैम को जान लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि रैम हम जब कंप्यूटर लेने गए थे तब भी कहीं ना कहीं हमें सुनने में मिला था कि आप कितनी रैम लगवाएंगे अपने सिस्टम पे। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो सेंट्रल स्टोरेज यूनिट
कंप्यूटर की मानी जाती है। और बेसिकली ये क्या होती है कि हम कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो एरिया है काम करने के लिए वो ये है रैम। अभी ये वोलाटाइल मेमोरी भी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि अगर आप इस पर कोई भी काम कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर किसी भी कारणवश बंद हो जाता है और आप इसको सेव नहीं कर पाते हैं काम को, तो वो सारा डेटा आपका इरेज हो जाएगा। यानी कि रैम का जो डेटा है वो वोलाटाइल है, वो रब हो जाता है, वो स्टोर नहीं होता है जब तक आप इसको सेव नहीं करते हैं। मान लेते हैं आपने कोई भी सॉफ्टवेयर खोला, तो वो रैम पे हमारे एक्सेस करेगा, और जब आपके रैम पे एक्सेस करेगा तो आप उस पर काम कर रहे हैं, अगर आपने सेव कर दिया तो वो पूरा का पूरा डेटा हमारी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। लेकिन अगर आप इसको सेव नहीं कर पाए तो ये डेटा पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम, चूँकि हम रैम पे डायरेक्टली काम करते हैं, इसलिए रैम जितना पावरफुल होगी, जितनी बड़ी होगी, उतना हमारा काम इजी होगा और कहीं ना कहीं हमारा काम तेज़ होगा। लेकिन ये भी है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर की जो सपोर्टिंग पावर है वो अगर 8 GB है, तो हम फिर 8 GB तक ही रैम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर रैम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली स्टोरेज का काम करता है। कंट्रोल यूनिट से कोई भी चीज़ जो जा रही है वो डायरेक्टली उसमें स्टोर हो रही है, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पर होती है। अगर आपने उसको स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, तो वो स्टोर्ड हो गया, अदरवाइज़ वो डेटा आपका रब हो जाएगा। जैसे कि क्लासरूम में एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर सारी चीज़ें लिखती हैं और लिखने के बाद जब काम हो जाता है तो उसको डस्टर से रब कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से ये रब हो जाता है। लेकिन जब बच्चों ने इसको अपनी नोटबुक्स में उतार लिया होता है तो उनकी नोटबुक में आपको हमेशा मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपने उसको सेव कर दिया है तो आप दोबारा उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। आप दोबारा जैसे ही उस फाइल को एक्सेस करेंगे, ये उस सेकेंडरी मेमोरी से उस फाइल को ला करके वापस रैम पे खोल देगा। फिर आपने कुछ काम किया, अगर उसको भी आपने सेव कर दिया तो वो आगे उसके अंदर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आप उसको सेव नहीं कर पाते हैं तो जितना पहले सेव्ड था उतना ही काम आपको उसके अंदर मिलेगा, उसके बाद का सारा काम इरेज हो जाएगा। तो ये आपकी रैम थी। अभी हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ते हैं जो कि मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, और वो है आपका रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है। ये हमारे कंप्यूटर्स में पहले से लगी हुई होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये होती प्राइमरी मेमोरी ज़रूर है, लेकिन इसका डेटा इरेज नहीं होता, लेकिन हम इस पर डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। तो रोम क्या होती है कि रोम जो होती है उसमें हमारा बायोस स्टोर होता है। बायोस का मतलब कि जहाँ पर आपका सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो कि आप कंप्यूटर में स्टार्ट करके आप उसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं कि आपके हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के साथ मिले हैं कि नहीं मिले, जिसको सीमॉस बोला जाता है, ठीक है, बायोस बोला जाता है। और उसमें हार्ड डिस्क डिडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, रैम डिडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें डीवीडी ड्राइव डिडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद अंदर सीपीयू फैन की स्पीड क्या है, अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। आप किसी भी इंटरनल पार्ट को एक्टिव या डीएक्टिवेट वहाँ से करते हैं, जैसे साटा ड्राइव बंद करनी है, आईडीई ड्राइव्स ओपन करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से करते हैं। बट उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी रोम के अंदर होती है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर होती है। तो बेसिकली क्या था कि ये अगर आपका कंप्यूटर कितने बार भी बंद हो, आपका ये इसके अंदर का जो डेटा होता है रोम के अंदर वो इरेज नहीं होता है, इसलिए ये नॉन वोलाटाइल टाइप बोला जाता है, यानी कि ये रब नहीं होता है। बट इसमें यूज़र कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, यानी कि केवल पढ़ी जा सकती है, बट आप इसके अंदर कुछ भी अपने इंस्ट्रक्शन राइट नहीं कर सकते। तो इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती थी बहुत पहले, जब मैन्युफैक्चर्ड रोम की प्रोग्रामिंग्स करते थे और किसी कारण से ये सर्किट बंद हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता था कि रोम पूरा पूरा ख़राब हो जाता था। तो उसके बाद फिर इसमें अपडेशंस आए, इसमें और अच्छा इसको किया गया, और फिर ये चिप्स जो थी, ये चिप धीरे धीरे करके चेंज करी गई, और फिर हमारी जो रोम थी वो पी रोम और ई पी रोम और डबल ई पी रोम में चेंज हुई, और अब तो आपकी जो है यू वी ई पी रोम भी आती है। तो जो पी रोम थी वो थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें केवल जो प्रोग्राम्स लिखे हैं उनको आप रीड कर सकते हो।
ईपी रोम जो थी वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, यानी कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती तो उनको इरेज किया जा सकता है और एक री प्रोग्रामिंग उसके अंदर करी जा सकती थी। उसका डबल ईपी रोम आई जिसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला गया, जिसको आप एक सर्किट पे लगा करके इलेक्ट्रिकली आप उसको उसके प्रोग्राम्स को इरेज करते हैं और उसमें एक नया प्रोग्राम डालते हैं। बट अभी जो आ रही है वो UVEP रोम आ रही है, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके इस पी रोम की प्रोग्रामिंग कहीं से भी करप्ट हो जाती है तो आप इसमें अल्ट्रा वायलेट के ज़रिए आप इसके प्रोग्राम्स को इरेज करते हैं और एक नया प्रोग्राम कॉन्फ़िगर करते हैं और आपका जो एक्चुअली जो रोम होता है वो रीसेट हो जाता है या अपग्रेड हो जाता है। जैसे कि आज की डेट में आप लोग एंड्रॉयड के मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं और आपको एक नया वर्जन अगर अवेलेबल होता है एंड्रॉयड का तो वो मिल जाता है। उसी तरीके से डबल ईपी रोम जो पी रोम होता है वो इसको इसी तरीके से चेंज करता है और कहीं ना कहीं आप उसमें नया जो है बायोस के वर्जन्स को भी अपलोड कर सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा ये पूरा आपका मेन मेमोरी थी, यानी कि जो कंप्यूटर की वो मेमोरी जिसके बगैर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और इस पे एक तो पार्ट है जहाँ पे यूज़र काम करता है और एक पार्ट ऐसा है जहाँ पर यूज़र काम भी नहीं कर सकता। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसको यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी का होगा, जिसमें हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे, फ्लॉपी ड्राइव्स के बारे में जानेंगे और भी सारे स्टोरेज मीडियाज़ के बारे में जानेंगे जिनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आता है स्टार्टिंग में, आप मेरे नंबर पे कॉल करिएगा या education@gmail.com पर आप हमारी वेबसाइट को लॉग ऑन करिएगा, उसमें आप हमें मेल करिएगा। हम आपको ज़रूर आपके सजेशंस को या आपकी एडवाइस को या आपका कुछ भी जो आपको कंसल्ट करना होगा उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और आपसे दोबारा भी बात होगी। थैंक यू।